Students, good morning. Today we are going to discuss about first order reaction. In previous period we had discussed about the zero order reaction. Order of reaction का definition भी already explained. अब first order reaction हम कैसे कहेंगे? Let us consider one example. CH3COOC2H5. What is the name of class? इस क्लास का नाम क्या है? एस्टर. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? इथाइल एसीटेट. ठीक है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम. प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? देखिए CH3COOH एसिडिक एसिड. यू हैव स्टडीड दिस रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और यहाँ रहेगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल. हो गया. अब ये जो रिएक्शन है उसका रेट एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 ओनली. Experimentally it was observed that rate depends on the concentration of only this ester molecule. इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे. रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5. ठीक है. अब बताइए जरा, इस रिएक्शन का रेट कितने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है? ओनली वन. रिएक्शन कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. The reaction whose rate depends on concentration of single reactant. The reaction whose rate depends on concentration of a single reactant is known as first order reaction. बताइए जरा, रिएक्शन का रेट कितने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा? ओनली वन, सिंगल रिएक्टेंट. रिएक्शन को कहना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वही घुमा फिरा के बोलना जरूरी रहता ना. हो क्या? अब ये एक एग्जांपल आपके पास दिख रहा है. और कौन कौन से एग्जांपल्स है? ये पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल होगा मेरे ख्याल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड. कुछ दिख रहा क्या? देखो जरा, नोट्स में देखते जाओ, है ना बेटा. एग्जांपल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा, बनाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन. पूछा गया क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखोगे. डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड एग्जांपल होगा मेरे ख्याल से कुछ N2O5 का डीकम्पोजिशन होगा, बनेगा 4NO2 प्लस O2 है क्या? देखिए जरा, डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देन थर्ड मेरे ख्याल से कुछ होगा साइक्लोप्रोपेन. है क्या बेटा? साइक्लोप्रोपेन 2CH3CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज साइक्लोप्रोपेन एंड दिस इज प्रोपेन. तो इसलिए थर्ड एग्जांपल कौन सा रहेगा? कन्वर्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपेन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखना जरूरी है. ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है देखो जरा. इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा, है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके बेटा, टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन इन द नोट्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये सब क्लियर होगा थोड़ी देर बाद. अभी सिर्फ याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. दूसरा कौन सा दिया है? तो समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है. देखो वहां लिखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम. है क्या? देखो जरा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactants. बराबर है. as the concentration of reactant increases, rate of reaction also increases. second characteristic बताइए जरा. concentration of reactant decreases with time. ठीक है, इस प्रकार से रहेगा. दो कैरेक्टरिस्टिक्स. आगे बढ़ते हैं. इंटीग्रेटेड रेट लॉ. इंटीग्रेटेड रेट लॉ.
वही है ना बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हाँ, अब देखो बेटा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव किया था, उस समय बताया था, वो अगर समझा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन समझ में आएगा। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। कैसे देखिए जरा, सबसे पहले हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे A2 प्रोडक्ट्स, जिसका ऑर्डर कितना रहेगा 1। लेट दिस बी द हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए जरा क्या लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर रेट इज इक्वल टू, बताते जाओ, टेल मी, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। फिर रेट को कैसे लिखना, बाय यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, टेल मी। यस, वेरी गुड, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। माइनस का मतलब याद है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद द टाइम, ठीक है। इक्वल टू क्या रहेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, हो गया। उसके बाद dt को ट्रांसफर करेंगे, dA इक्वल्स क्या होगा बेटा, A को इधर ट्रांसफर करना, कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स रहेगा माइनस K dt। इज इट करेक्ट? देखते जाओ, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट लॉ भी आप इससे कह सकते हो। इससे इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है, इसलिए हमने उस दिन कहा था कि अगर ये डेरिवेशन समझा तो फर्स्ट ऑर्डर का भी इजीली समझ में आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम, याद करो 2 लिमिट्स पुटअप करने पड़ते हैं, ध्यान इधर देना। कौन सा रहेगा, इनिशियल लिमिट रहेगा A0, फाइनल लिमिट रहेगा AT इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस K इंटू डी टी, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू T, सेम एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद करो। उसके बाद क्या करना पड़ता है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, याद करो हमने क्या किया था। कांस्टेंट जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन के, इसलिए हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम A0 टू AT इक्वल्स माइनस के, कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t, बराबर है। अब इसका फॉर्मूला बताइए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ dA बाई A क्या होता है, इंटीग्रेशन हुआ, हो गया ना बेटा, मैथ्स में नहीं हुआ, फिजिक्स में हुआ, अच्छा ठीक है। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dA बाई A क्या होता है, log ऑफ A टू द बेस E, log ऑफ A टू द बेस E। ln को log ही कहा जाता है, पढ़ा जाता, लेकिन बेस क्या रहेगा, E रहेगा। लिमिट चेंजिंग फ्रॉम A0 टू AT इक्वल्स माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt t, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t, हो गया। फिर लिमिट से पुटअप करना, पहले कौन सा लिमिट रहेगा, अपर लिमिट AT टू द बेस E, बाद बीच में साइन कौन सा, माइनस लॉग ऑफ, हाँ, A0 टू द बेस T इक्वल्स टू माइनस T माइनस 0। लॉग A माइनस लॉग B बताइए क्या होता है, लॉग A बाई B, मतलब क्या लिखो, AT अपॉन A0 टू द बेस E इक्वल्स टू माइनस K इंटू T, ठीक है। फिर माइनस को प्लस करना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस से इंटू करना पड़ेगा। फिर माइनस से इंटू करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान देना, ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, या बेटर है माइनस, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, एक और स्टेप बढ़ गए, यहाँ पे नोट्स में नहीं दिया है, डायरेक्टली वहाँ लिखा है KT, ठीक है। अब इस माइनस को प्लस करना है तो इसका क्या करना पड़ता, इनवर्स लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ln A0, सॉरी बराबर ना, A0 अपॉन AT टू द बेस 10 इक्वल्स KT, बराबर है। देन K का फॉर्मूला बताओ,
ट्रांसफर करो 1/t होगा log ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी टू द बेस e, ठीक है। फिर बेस ए लॉग टेबल में नहीं दिया है, लॉग टेबल में जो वैल्यूज आर गिवन उनका बेस कितना 10, ठीक है। तो बेस 10 में हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो k इक्वल्स 1 सॉरी कन्वर्शन फैक्टर याद करो 2.303, थर्मोडायनेमिक्स में k पढ़ाया था, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, दिस इज द integrated rate law for the first order reaction in case of solution phase, liquid phase। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से देखिए जरा, आपको ये लॉ डिराइव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार 3 मार्क के लिए डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो ये सब आप अच्छे से याद रखोगे। समझ में आया? देखिए जरा, एक और बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है ना। यहां से शुरू करो बेटा। हमने हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, देन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 1 रहेगा। इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कांस्टेंट के लिया, व्हाट इज के हियर, रेट कांस्टेंट। देन रेट को हम इस प्रकार से लिखते हैं, कई बार हमने ऐसे लिखा है, ये इस प्रकार से मिलेगा। फिर इसको रीअरेंज करना, मतलब माइनस इधर जाएगा, dt इधर, और a ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो दैट वी विल गेट d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स माइनस के dt। इसको पढ़ना डिफरेंशियल रेट लॉ। इससे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। सो इंटीग्रेशन रहेगा, लिमिट चेंजिंग, हाउ मेनी लिमिट्स आर हियर, 2 लिमिट्स, लोअर अपर। लोअर लिमिट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा, याद करो ए नॉट। ये आपको अच्छे से याद रखना है सिग्निफिकेंस से, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन एटी क्या रहेगा, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t, याद करो। AT का मतलब अच्छे से याद रखना, वहां कंफ्यूजन होता है। कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t समय के बाद बचने वाला कंसंट्रेशन कहलाता AT इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dt, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0। ये समय शुरुआत में 0 रहेगा और t इक्वल्स टू t आफ्टर टाइम t, 1 आवर 2 आवर जो भी रहेगा। देन इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि जो भी कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर लिख लिया। देन इंटीग्रेशन dA बाई a, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना, log ऑफ a टू द बेस a, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम a नॉट टू a इक्वल्स माइनस के, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, सिंपली t होगा, ठीक। देन लिमिट्स पुट अप करना, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस साइन रहेगा, log a माइनस log b, log a बाई b होगा। देन माइनस को प्लस करना है, इसलिए दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से किया। ये इस माइनस को प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा, ले लिया, ठीक है। उसके बाद k इक्वल्स टू 1/t इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ बेस e है, लेकिन लॉग टेबल में हम बेस 10 की वैल्यूज यूज करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट बेस e टू बेस 10, बाय कन्वर्शन फैक्टर 2.303। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करोगे। ये सभी स्टेप्स आपको लिखनी ही है फॉर 3 मार्क्स, और इसको बहुत रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन में समझ में आया होगा तो यहाँ पे भी आसान होगा। दिक्कत कहाँ जाएगी, बस ये फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। लॉजिकली चलने की कोशिश करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप अच्छे से याद रखोगे, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन केस ऑफ सॉल्यूशन फेज, लिक्विड फेज। अब हम एक और डेरिवेशन देखेंगे, कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। ऐसा लिखा होगा बेटा, देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर रहेगा बट इन गैसियस फेज। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे बेटा, कौन सा लिया है देखो जरा, ए गैसियस टू बी गैसियस प्लस है ना ऐसा रिएक्शन बेटा, हाइपोथेटिकल है, ऑर्डर क्या रहेगा 1 रहेगा इनिशियली। अब देखो इनिशियली इसका प्रेशर कितना रहेगा, मेरे ख्याल से पीआई दिया होगा, है कि देखो PI stands for initial pressure of reactant. What does PI stand for? Initial pressure of reactant. What about initial pressures of B and C? बताइए कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल मतलब B और C बनेंगे ही नहीं। उसके बाद आफ्टर टाइम T होगा, आफ्टर टाइम T। अब T समय के बाद क्या होगा, इनमें से कुछ रिएक्टेंट बी और सी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब ए समय के साथ कंज्यूम होगा कि फॉर्म होते जाएगा। ऑब्वियसली रिएक्टेंट है, समय के साथ कंज्यूम होगा तो कौन फॉर्म होते जाएगा, बी और सी फॉर्म होते जाएंगे। मतलब क्या होगा, देखो बेटा इसका अमाउंट समय के साथ कम हो रहा तो इसका प्रेशर भी धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, कम होगा। तो हम प्रेशर कितना कम करेंगे, मेरे ख्याल से कुछ एक्स वगैरह लिखा होगा, देखो एक्स से प्रेशर कम हो गया। देखो जरा ध्यान दो, यहाँ दिस इज सिमिलर टू केमिकल इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा है, वहाँ पे भी टेबल हमने इस प्रकार से बनाए थे। इनिशियल प्रेशर कितना लिया था, पी आई। जब ए बी और सी में कन्वर्ट होगा उस समय कितना प्रेशर कम हुआ, ए का एक्स, इसीलिए पी आई माइनस एक्स, ये प्रेशर बचेगा आफ्टर टाइम टी। ये समझा क्या? तो शुरुआती प्रेशर हमने कितना लिया था बेटा, ए का पी आई। रिएक्शन होते समय ए का कितना प्रेशर घट गया, एक्स, इसलिए रिएक्शन होने के बाद मतलब आफ्टर टाइम टी कितना प्रेशर बचेगा, पी आई माइनस एक्स। समझा? उसके बाद बेटा बी और सी का प्रेशर कितना रहेगा, तो इसका कितना घट गया, एक्स, तो ऑब्वियसली इसका x बनेगा, इसका भी प्रेशर रहेगा x। सिमिलर टू केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी लॉजिकल है। उसके बाद हम टोटल प्रेशर निकालेंगे बेटा, टोटल प्रेशर P इक्वल्स T समय के बाद टोटल प्रेशर रिएक्शन फ्लास्क में कितना रहेगा, तो कैपिटल P क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है। इक्वल्स क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, PI माइनस एक्स प्लस एक्स, तो P इक्वल्स क्या रहेगा बताइए, पी आई हाँ प्लस एक्स, तो x इक्वल्स क्या रहेगा, P माइनस पी आई, ठीक है। तो अब देखिए हम कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालेंगे आफ्टर टाइम t। कैसे निकालना, ये देखो आफ्टर टाइम t, पी आई माइनस एक्स, तो पी आई माइनस पी, हाँ माइनस पी आई। जरा ध्यान देना, यहां कंफ्यूजन होगा। देखो बेटा हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इस प्रकार से दिया है ना, इसमें हमें किस किस का वैल्यू निकाल, ये दिखेगा, इसमें हमें किस किस का वैल्यू निकालना बेटा, ए नॉट और ए टी का, बराबर है। ए नॉट का वैल्यू कितना रहेगा बता सकते हो डेटा से, ए नॉट का वैल्यू इस डेटा से बताइए कितना रहेगा, कितना रहेगा, पी आई, ये ए नॉट हो गया। फिर और क्या निकालना पड़ेगा हमें, ए टी, बराबर है। ए टी का वैल्यू कैसे निकालना, ये ए टी का वैल्यू आफ्टर टाइम टी, पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो बराबर है P माइनस पी आई, तो ये कितना आएगा बताइए जरा, x इक्वल्स टू पी आई यस माइनस पी, बराबर है क्या, देखो हो गया। उसके बाद अब हमें ए टी भी मिल गया, ए नॉट भी मिल गया, तो k इक्वल्स क्या रहेगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट का वैल्यू क्या है, पी आई अपॉन ए टी का वैल्यू 2pI माइनस पी, है क्या, देखो ऐसा डेरिवेशन आपके नोट्स में, इक्वेशन है क्या बेटा, देखो है ना,
समझ में आया? व्हाट इज के हियर? रेट कांस्टेंट, टी क्या रहेगा? टाइम रहेगा, पी आई इनिशियल प्रेशर, और ये जो आपको दिख रहा है कैपिटल पी टोटल प्रेशर। समझ में रहा? और ये आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये डेरिवेशन हो गया, एकदम आसान सा डेरिवेशन है, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके पहले सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया था, नए सिलेबस में दिस पार्ट इज इंक्लूडेड। देखो hypothetical gaseous phase first order reaction is A gaseous to B gaseous plus C gaseous। इनिशियली इसका प्रेशर हमने लिया PI, तो उन दोनों का कॉमन सेंस यूज करके कितना रहेगा? 0। आफ्टर टाइम T क्या होगा? इसमें से थोड़ा बहुत B और C में कन्वर्ट होगा, मतलब A का प्रेशर कम होगा तो B और C का बढ़ेगा। A का कितना कम होगा? X इतना कम होगा मान के चलते हैं, तो T समय के बाद A का कितना बचेगा? इनिशियली PI कम हुआ इसलिए माइनस, जितना कम हुआ उतना X। अब इसका जितना कम होता है उतना ही B का और C का बनता है, इसलिए इसका X इसका X। ये टेबल समझाना? ओके। फिर टोटल प्रेशर निकालेंगे। P इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? सबका सम लेना पड़ेगा। सम ले लिया हमने, इस प्रकार से मिल गया। इससे x का वैल्यू निकालो, P माइनस पी आई मिल गया। फिर AT का वैल्यू निकालो। AT का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पी आई माइनस एक्स, ये फॉर्मूला यूज करा, वैल्यू रखो, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसी फॉर्मूले में A0 का वैल्यू रखना, AT का भी रखना। A0 का कितना है बेटा? पी आई। AT का कितना मिल गया? 2PI माइनस P। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन रहेगा फॉर 2 मार्क्स। What is next? हाफ लाइफ पीरियड है? यस। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन देखा था, यहाँ पे भी सिमिलर स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0 अपॉन AT टू द बेस 10। उसके बाद कंडीशन लिखेंगे बेटा कौन सा? जब T इक्वल्स टू T हाफ रहेगा तो AT इक्वल्स कितना बताइए? A0 बाई 2 रहेगा। याद करो, जब T इक्वल्स टू T हाफ मतलब क्या होता? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन टू हाफ। ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा करने के लिए जो समय लगता उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसीलिए जब T इक्वल टू T हाफ रहेगा तो AT इक्वल्स टू इनिशियल का आधा हो गया। बाद में वैल्यू रखेंगे K इक्वल्स 2.303 अपॉन T हाफ लॉग ऑफ A0 वैसे ही रहेगा। AT का वैल्यू इसमें पुटअप करो, A0 बाई 2 टू द बेस 10 इक्वल्स 2.303 अपॉन T हाफ लॉग ऑफ क्या रहेगा बेटा? N0 कट बराबर है 1/1/2 log of 2 to the base 10 इक्वल्स 2.303 टू log of 2 कितना होता है? 0.3010 अपॉन टी हाफ। K इज इक्वल टू बेटा इनको लॉग टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, करने का नहीं,
डायरेक्टली आप यहाँ याद रखोगे वैल्यू 0.693 अपॉन टी हाफ. सो टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मिल गया. 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है. अब इससे इस एक्सप्रेशन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है देखो जरा. इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं ए नॉट दिख रहा क्या है क्या रे? नहीं. इट मीन्स दैट के हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. इसको अच्छे से याद रखना, हिंट करके यूज किया जाता है क्वेश्चंस में. तो देखो जरा, टी हाफ इक्वल्स 0.693 अपॉन के. इसका मतलब क्या होगा कि हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. अब इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है तो बताइए किस पे डिपेंड रहेगा? हाफ लाइफ पीरियड किस पे डिपेंड रहेगा? बताओ ना, किस पे डिपेंड रहेगा? इट डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट. किस पे डिपेंड रहेगा? रेट कांस्टेंट पे डिपेंड रहेगा. आप अच्छे से याद रखोगे. ठीक है. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट. ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है. उसके बाद ये कांस्टेंट है 0.693. कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है ना रे. इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता ना, इसका वैल्यू चेंज होगा क्या कभी? इज इट पॉसिबल? नहीं. के रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. 2 कांस्टेंट का रेशियो क्या मिलेगा? वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट ही मिलेगा. इसीलिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द कंक्लूजन? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज ऑलवेज कांस्टेंट. इस प्रकार से डेरिवेशन रहेगा. देखो जरा, त्याच्यानंतर काय बेटा? व्हॉट इज गिवन नेक्स्ट? ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे का पहा बरं. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब देखिए, दिस इज ऑल्सो द लॉजिकल पार्ट. इसको भी रट्टा नहीं मारने का है, आपको समझ लेना है. हम कितनी बार बोलते हैं कि लॉजिक यूज़ करो, लेकिन हम लोग है ना रट्टा मारने के पीछे लग जाते हैं. नहीं नहीं, वो लॉजिक वगैरह हम जानता नहीं. तो इसमें क्या होगा? कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, समय भी वेस्ट होगा, याद भी नहीं रहेगा. इसलिए आपको लॉजिकल थोड़ा सा इन लॉजिक का यूज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. अब लॉजिक कैसे यूज़ करना देखिए ज़रा. पहला ग्राफ हम किसके बीच में बनाएंगे? तो हमारे पास रिलेशन है रेट इक्वल्स के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. है ऐसा? हमने अभी डेरिवेशन देखा था, उसमें ये कहीं तो भी दिखेगा आपको. ठीक है. अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. किसके बीच में? रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए. बता पाएंगे ग्राफ कैसा मिलेगा? कर्व किस लाइन? स्ट्रेट लाइन मिलेगा. क्या मिलेगा? कर्व नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा. अब लेकिन सर स्ट्रेट लाइन कैसे? नहीं समझा? सिंपल है ना. ये y है समझो, ये m है, ये x है, बराबर है. और यहाँ रहता c. c दिख नहीं रहा, मतलब 0 रहेगा. व्हाट इज द कंक्लूजन? कांस्टेंट 0 है, तो कंक्लूजन क्या रहेगा?
स्ट्रेट लाइन जो रहेगा वो कौन सा एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, आइदर टू एक्स एक्सिस और टू वाई एक्सिस। हाँ, तो क्या होगा, देखिए कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन और लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, म्हणून इथे आपल्याला मिळेल ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो याद क्या रखना है, लॉजिकल पार्ट है, व्हेन द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन then straight line is obtained और straight line passing through origin is obtained। समझ में आ रहा बेटा, ये आप अच्छे से याद रखोगे। उसके बाद दूसरा, ये पहला हो गया, सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे बेटा बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कुछ टाइम वगैरह होगा, है क्या? देखो जरा दूसरा ग्राफ कहीं। अब देखिए, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम हम प्लॉट करेंगे डिफरेंट टाइम पे, तो हमें मिलेगा इस प्रकार से कर्व। इस कर्व से क्या पता चलता, जैसे समय इधर से इधर जाएंगे समय क्या हो रहा, कम हो रहा, नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा ना समय। What about concentration of reactant? बढ़ रहा, कम हो रहा, यस। तो देखो जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, इसीलिए याद रखोगे कि व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, कर्व इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या होता, कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता। थर्ड ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, किसके बीच में बेटा थर्ड ग्राफ देखिए, ओके हमारे पास फॉर्मूला है के इक्वल्स टू क्या है 2.303 अपॉन टी log ऑफ ए नॉट अपॉन 80 टू द बेस 10। अब इसको एक साइड में ले लेंगे, तो log ऑफ ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए जरा। क्या मिलेगा, के टी अपॉन 2.303, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80 और यहाँ रहेगा टी। तो बताइए कैसा लाइन मिलेगा हमें। तो देखो ना, ये हो गया y बराबर, ये हो गया m, ये हो गया x प्लस c दिख रहा क्या कुछ, 0, मतलब कैसे मिलेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका स्लोप कितना रहेगा, k अपॉन 2.303। अगर इस प्रकार से प्लॉट किया तो ठीक है, और अगर हमने ऐसा प्लॉट किया तो चौथा वाला log 80 अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू क्या, देखो हाँ। So now tell me students, if we rearrange the equation log 80 by a naught equals क्या होगा, बताओ ना क्या मिलेगा। इसका इन्वर्स लिया ना रे, तो उधर क्या होगा, माइनस के टी बाय 2.303। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, लॉग ऑफ 80 अपॉन ए नॉट वर्सेस टाइम। बताओ कैसा ग्राफ मिलेगा, एटी बाई ए नॉट वाला दिया है क्या आपने इसमें, देखो जरा नीचे वाला
इस प्रकार से मिलेगा, कुछ लिखा होगा है ना, ग्राफ है क्या देखो। ऐसा हाँ हाँ। तो ये 80/A0 लिया है कि क्या लिया है हमारे इसमें, log 80 लिया है क्या? ओके ठीक है, फिर इसको थोड़ा सॉरी हाँ, इसको थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे। आई एम सॉरी, देखो कैसे करना है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, log A/B का फॉर्मूला बताओ। हाँ log A/B बताते जाओ रे, log A माइनस log B टू द बेस 10 इक्वल टू क्या रहेगा, -KT/2.303। तो log 80 इक्वल्स, इसको ट्रांसफर करो, -KT/2.303 प्लस log ऑफ A0। दिख रहा क्या बेटा, देखो सब ओके, आपने बता दिया, अच्छा हो गया, बेस 10 छूट गया था। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। तो यहाँ ये हो गया y, ये रहेगा mx प्लस c। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करूँ, log ऑफ 80 ये वाला वर्सेस t। तो अब कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, यस, विथ नेगेटिव स्लोप। अब बेटा ऐसा मिलेगा, तो दिस पार्ट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, ये जो सी दिखता ना, ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस रहता। सी का वैल्यू कितना है, log A0। ठीक है, और इसका स्लोप कितना रहे, ओके हाँ, तो आप सिर्फ 10 की तरफ ध्यान दो। हाँ हाँ हाँ, और स्लोप कितना रहेगा इसका, -K/2.303। हो गए क्या सभी ग्राफ, देखो जरा, 4 ग्राफ है ना बेटा आपने इसमें, देखिए आखिरी एक मेरे ख्याल से सेंटेंस होगा, उसका ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन क्या हुआ नेट का, तो देखिए जरा इस प्रकार से इतना ये जो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वह एमसीक्यू पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log 80 एंड t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपका आंसर क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप -K/2.303, ऐसे रहेगा आंसर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सभी ग्राफ्स को आप अच्छे से याद रखोगे, एंड ऑल दीज आर द लॉजिकल पार्ट। कोई रट्टा मत मारो, मेमोराइजेशन इज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड हियर, पूरा अच्छे से लॉजिकली याद रखने की कोशिश करना है। उसके बाद क्या दिया बेटा, प्रॉब्लम्स है क्या, 3 क्वेश्चन दिए होंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट पीरियड में आप अपने साथ लॉग टेबल, कॉपी, ये दोनों साथ में रखना, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज पूरे डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी डाउट रहा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेंगे। वैसे डाउट तो कोई पूछता नहीं है, पता नहीं सबने अपने ब्रेन को लॉक करके रखा होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन आपको ये भी याद रखना कि अनलॉकडाउन भी शुरू हो गया है, अनलॉक है ना, अनलॉकिंग की प्रोसेस शुरू